आपके जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, अच्छा, हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता यस है। यस यस आप एक बहुत की फिगर थे उस पूरे स्टोरी में। यस। उस पूरी कहानी को प्लीज समझाइए आपके पर्सपेक्टिव के थ्रू। पहले आप छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए, हमारे काफी सारे कॉलेज लिसनर्स हैं, स्कूल लिसनर्स हैं जो न्यूज कम देखते हैं। अच्छा, तो एकदम 101 से एकदम बेसिक लेवल पर, एबीसी लेवल पर आकर समझाइए कि इशू क्या था, अच्छा, आपका रोल क्या था, अच्छा, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा, 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 बताइए सर। वो 1976-77 में हम लोग एक्सकवेशन के लिए गए वहाँ अयोध्या में। जो द डायरेक्टर ऑफ एक्सकवेशन वाज प्रोफेसर बीबी लाल, जो जाने माने हुए जो एक्सकवेटर है, उन्हीं के अंडर में था। एंड वी वर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी। तो जब वहाँ जाके देखा तो हम लोगों का जो रहने की इंतज़ाम जो किया था वो बिल्कुल एकदम जो कंट्रोवर्शियल मस्जिद था उसके एकदम सामने था। तो रात भर जो है लोग आ रहे हैं, दिन भर लोग आ रहे हैं, तो खैर तो बहुत हुजूम आते थे वहाँ जो है लोगों का, जो है एक फरवर था लोगों का आने का। रामलला को एक बार जो है देखने का जो है वो था। तो जब भी एक्सकवेशन करते हम लोग, एक्सकवेशन के पहले जो हम लोग जो है एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, उसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए जो हम खोदने जा रहे हैं उसके चारों तरफ क्या चीज मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग जो ना अंदर जाने के लिए, मस्जिद के अंदर जाने के लिए कोशिश किया। तो वहाँ एक पुलिस वाला, तो उन्होंने कहा ये बंदे ये खोल नहीं सकते। तो हम लोगों ने कहा कि हमको इन कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं, हम तो खुदाई करने वाले हैं। तो उन्होंने ओपन कर लिया। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं, ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है, या गिरजाघर का पिलर है? तो हम लोगों को जो प्रिसाइसली उसी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, उसमें हम ये भी बता पाएंगे कि अप्रोक्सीमेटली ये कितने साल पुराना है, ये 1200 बी का है या 1300 का है या 1400 का। थोड़ा सा फर्क जरूर होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बता पाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने जब डेटिंग करने के लिए देख कोशिश किया, तो 12th सेंचुरी की लगा कि हम लोग 12th सेंचुरी का एडी का, नॉट बीसी का है करके। फिर प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने उसके पीछे के साइड में, जो मस्जिद का जो मेहराब, वेस्टर्न साइड में मेहराब रहते उसके पीछे के साइड जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया। यहाँ तो पूरा पिलर मिला था, वो पिलर बेसिस बाहर में मिला। एंड देन सदर्न साइड में जब एक्सकवेशन किया वहां पर भी मिला। और ये पिलर बेसिस जितने भी है, वो पिलर को, आगे वाले पिलर जो है उसको खड़े करने के लिए था। यू हैव टू हैव ए फर्म ग्राउंड फॉर दैट वन। फिर वहां से बहुत सारे जो ना जो मूर्तियां मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। लेकिन इट वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट इश्यू एट दैट टाइम, 1976-77 में। लेकिन 1998 होते हुए ही ये एक बहुत बड़ा, सॉरी 1988 आते ही ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। बजरंग दल आ गया, वीएचपी आ गया, सारे बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग जो ना काफी हावी हो गए, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस। अचानक से क्यों 1988 में हुआ? वो तब तक जो है ना बाकी एक टेम्पल मूवमेंट शुरू हो गया था। ओके। जब वीएचपी ने शुरू किया है तो उसमें कुछ नॉन आर्कियोलॉजिस्ट, दैट इज हिस्टोरियंस, वो आके फिर आर्कियोलॉजी के बारे में ओपिनियन देना शुरू कर दिया। दैट वाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इरफान हबीब ग्रुप। जेएनयू के कुछ हिस्टोरियंस आके कहा कि प्रोफेसर लाल ने वहाँ एक्सकवेशन किया है, लेकिन उनको मंदिर का एसोसिएटेड कोई भी मटेरियल नहीं मिला करके उन लोगों ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे दिया, वो आउटस्मार्ट करने के लिए, प्रोफेसर लाल साहब को आउटस्मार्ट करने के लिए। अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा जो ना टॉकेटिव नहीं होते, वो प्रेस में जाते नहीं है। लेकिन ये सारे जो ना टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, नॉट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये सब हिस्टोरियंस थे। उसमें सिर्फ एक ही आदमी जो ना थोड़ा सा आर्कियोलॉजी के बारे में जानते थे।
तो उसमें प्रोफेसर लाल साहब को फिर अपने को डिफेंड करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने एक्सकैवेट किया और उसमें बहुत सारे मंदिर के एसोसिएटेड चीजें भी मिली है, एंड वी हैव आल्सो गॉट टेम्पल पिलर्स आल्सो। तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने तो बोल दिया। लेकिन आई वाज एट दैट टाइम इन मद्रास में काम कर रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट था, और मैंने एक स्टेटमेंट जो दे दिया है, जो देना नहीं चाहिए था उस टाइम में भी, खतरनाक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने वहाँ एक्सकैवेशन में उनको जो ना बहुत सारे मंदिर के अवशेष मिला है, एंड आई वॉज ए विटनेस टू दैट वन, क्योंकि मैं ही आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकैवेशन, एंड आई हैव सीन द होल थिंग विथ माय ओन आईज, एंड दैट वाज माय स्टेटमेंट। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, for Hindus, this is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. So, obviously, I am a government servant. I should not have given. Number two, it was against the whole Muslim communities. जो ना वो पूरा उस टाइम में पूरी पावरफुल था, उन्हीं के खिलाफ था। तो ऑब्वियसली मेरे खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा जो ना, एंड स्पेशली कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ले बहुत ज़्यादा जो ना, उन लोगों ने मेरे खिलाफ जो ना बात करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेस में देने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकैवेशन। इन लोगों में से कोई भी वो साइट में एक्सकैवेशन के टाइम में आया नहीं था, कोई भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। आई थिंक आपका इंटेंट एकदम साफ था, बहुत साफ था, बहुत साफ था। पर जो मैच्योरिटी आपके दिल में अब है, हाँ। उस मैच्योरिटी के साथ अगर आपने तब डिसीजन ली होती तो शायद आप खुल के ये नहीं कहते। नहीं, वो बहुत ज्यादा मैच्योर होगा तो खैर तो आप जो ना इतना खुल के बात नहीं कर पाएंगे। जी। आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट। आपकी एज क्या थी तब? कौन सी? तब क्या एज थी आपकी? 39 ऐसी कुछ होगा। ओके, बट आप रिग्रेट करते हो वो डिसीजन को? नहीं, दैट वाज ए राइट डिसीजन। रिग्रेट नहीं करता हूं मैं। बट आपको मुश्किलों को झेलना पड़ा? ये झेलना पड़ा तो जेल अब भी झेलता हूं। झेलना पड़ा, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, अभी भी झेलते हो? अब भी झेलता हूं, बिकॉज यू नो इट इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। इसी तरीके के जो नो एक ओपिनियन का है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। स्पेशली मैं जिस जगह से आता हूँ, ये कैलिकट शहर है, वहाँ तक तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, एंड स्पेशली देयर इज अ स्मॉल टाउन दैट इज नोन एज कुडवली। वहाँ तो कई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड मेरा कंडीशन जो ना आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस जजमेंट आने के बाद जो ना बहुत ही, आई मीन इट वॉज वेरी दिस वन, आई मीन डेंजरस सिचुएशन था। ओके, डेंजरस सिचुएशन इतना था कि किसी भी टाइम में जो ना कुछ भी हो सकता था। okay. लेकिन आई कुड सर्वाइव इट नॉट बिकॉज द सपोर्ट ऑफ दिस बीजेपी एंड आरएसएस। उन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। हाँ, नहीं सपोर्ट नहीं दिया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। सो आई हैड टू फ्ली फ्रॉम कैलिकट टू, कुछ दिन बिहार जाके रहना पड़ा, कुछ दिन भोपाल, क्योंकि जहाँ मैं काम करता था, कुछ दिन गोवा जाके किया है, कुछ और जगह पे जाके then I had to take asylum। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं गवर्नमेंट एजेंट का भी नहीं था, अभी भी मैं खुल के इनके खिलाफ बात करता हूँ, बीजेपी के खिलाफ खुल के बात करता हूँ। अभी आपके सामने ही बात किया है, कोई गवर्नमेंट एजेंट नहीं, जो हालात थे, रियलिटी है, उसी की बात करता हूँ। क्योंकि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए था, उस टाइम में ही छोड़ देना चाहिए था। अगर छोड़ दिया होता, द होल इंडियन एटमॉस्फेयर जो है ना, जो रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज, वो बहुत अच्छा होता। वो इसलिए छोड़ना चाहिए था। मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है, लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक मंदिर नहीं है, पूरा हिंदुइज्म का दार मदार है ये। तो मुसलमानों के लिए अगर प्रॉफिट मोहम्मद से अगर कोई रिलेशन इस मस्जिद को होता, तो फिर मैं भी ये कहता कि जो ना, मैं भी आपके साथ हूँ। या कोई औलिया किराम जैसे सलीम चिश्ती है, या निज़ामुद्दीन औलिया है, या अजमेर की शेख है, इन लोगों से भी कोई ताल्लुक होता, तो मैं भी उन्हीं के सामने साथ खड़े हो जाता। क्यों? फॉर दम इट इज अ सिंपल मॉस्क।
और वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत कम है, मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि 2 महीने तक वहाँ रह चुका हूँ, तो आराम से छोड़ सकता था और छोड़ना चाहिए था। लेकिन उनको बरगलाया, मुसलमान काफ़ी लोग सोच भी रहे थे, छोड़ने के लिए काफ़ी लोग जो डिस्कशन भी चल रहे थे, लेकिन उनको बरगलाया यही कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब एंड जेएनयू के कुछ लोगों ने। दैट क्रिएटेड द होल प्रॉब्लम। उनकी इंटेंशंस क्या थी इरफान सर उनकी की? और इरफान हबीब जो ना, ही जस्ट वांटेड टू टेक अ पॉलिटिकल एडवांटेज आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि वो आईसीएचआर का चेयरमैन और बाकी सारी चीज़ आईसीएचआर को ने, फिर जो ना उनको एक्सटेंशन चाहिए था, इस तरीके के जो ना वो चीज़ें करते रहते हैं। तो दैट वाज देयर एडवांटेज, पूरा हिस्ट्री आईसीएचआर जो ना उनके अंडर में ही रहना चाहिए, दैट वाज देयर दिस वन। अदरवाइज जो ना वो कुछ और चीज़ें नहीं है। लेकिन उससे जो ना कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को एंड इंडिया एज ए होल नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, जो अब जो है फिलअप करना बड़ा मुश्किल है। इतना ज्यादा जो है कम्युनिटीज अलग अलग हिस्से में बट गया। आई वांट टू नो कि जनरली आपके जितने भी मुस्लिम रिलेटिव्स हैं या Yeah. मुस्लिम दोस्त हैं जिनके साथ आप पले बड़े बेसिकली, Yeah. उनका क्या मानना है आपके ओपिनियंस को लेकर? वो लोग जो ना, बहुत सारे लोग जो ना मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा है। कुछ लोग जो ना पीएफआई जो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके जो आजकल जो बैन किया हुआ है, उसके भी मेंबर से हम लोग जो ना मदरसा में एक साथ थे, स्कूल में वो मेरे एक साल ऊपर थे। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए माई कंडीशन वॉज वेरी डेंजरस। आई कम फ्रॉम दैट, नॉट ओनली फ्रॉम दैट कम्युनिटी, फ्रॉम दैट एरिया ऑल्सो। लेकिन जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्शन इन लोगों को, बीजेपी और आरएसएस को देना चाहिए था, उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। बाद में बहुत दिनों के बाद उन लोगों ने कहा वो मुझे अहमदाबाद में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। तब तक उनका नीयत मुझे बहुत साफ मालूम हो गया था कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। तो मैंने कहा कि फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करके मना। लेकिन ये मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट ने 3 साल तक जो ना मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन दिया। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? नहीं, मैं बीजेपी और आरएसएस की बात कर रहा हूँ। मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट, मार्क्सिस्ट पार्टी जो है, जिनको मैंने बहुत अपोज किया था, उन लोगों ने, क्योंकि केरला में जो मार्क्सिस्ट पार्टी था, रूलिंग पार्टी मार्क्सिस्ट था, उन लोगों ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया 3 साल तक। मैं बाहर बहुत कम निकलता था। प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों का है, इन लोगों का नहीं है। ओके। 1988 में आपने ये स्टेटमेंट दी, या एम आई राइट? या अभी मैं आप नहीं, 1988 में, 1990 15 दिसंबर ओके, ये स्टेटमेंट जो अखबार इंडियन एक्सप्रेस में आया था। 1990 से 2023 तक 2 कहानियों के बारे में बताइए। 1976 से 1977 से मैं आपको 1990 से पूछ रहा हूँ। 19 मतलब अच्छा, ये हाँ, अच्छा 2 कहानी बताइए। अच्छा। पहली कहानी कि अयोध्या इशू पैन आउट कैसे हुआ, या जो स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन है, कॉलेज स्टूडेंट्स है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अच्छा जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है, अच्छा वो जानते ही नहीं कि क्या हुआ है अयोध्या इशू को लेकर। ठीक है, तो पहली कहानी ये समझाइए क्या हुआ फिर, क्योंकि तब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई। और दूसरी कहानी खुद के पर्सपेक्टिव से सुनाइए कि आपकी लाइफ कैसे बदल गई। नहीं, मेरी लाइफ जो है फिर मैं बाहर निकल नहीं सकता था, क्योंकि डेंजरस था कि बाहर निकलना। एंड आई वॉज लिविंग इन कैलिकट ओनली, क्योंकि मैं अपनी टाउनशिप पे वहाँ से आके, कैलिकट इज ए बिगर टाउन, वहाँ थोड़ा सा और चीज़ें जो ना बड़ा है, तो मैं कैलिकट आके रहा। लेकिन वहाँ से भी मैं घर के बाहर बहुत कम निकलता था। एंड देयर वाज पुलिस, और जब भी मैं जाता था तब पुलिस मेरे साथ आया करते थे। बाय दैट टाइम कोविड जो ना आ गया, तो पूरा दुनिया जो ना, कोविड जो ना पूरा दुनिया के लिए तो खैर तो एक बहुत बड़ा मारामारी था, लेकिन इन ए वे दैट वाज सेफर फॉर मी, क्योंकि फिर जो ना लोग बाहर निकल नहीं सकता था, और पूरे की पूरा नरेशन जो ना फिर बदल गया। ऑलमोस्ट फॉर 2 years जो ना पूरा दुनिया डेड हो गया। इसी वजह से मैं बच गया, वरना आज ये कहानी आपसे कहने के लिए मैं नहीं होता। मर्डर का अटेम्प्ट हुआ आप पे? मर्डर का अटैक नहीं था, लेकिन वो वहां सब कुछ हो सकता था। ओके।
कोई इस तरीके की, क्योंकि पुलिस हमारा साथ था, तो इसीलिए जो ना बच गया। एंड बाय दैट टाइम दिस कोविड भी आ गया, इसीलिए चीजें जो ना बदल गया। अब पूरा अयोध्या इशू समझाइए, क्या हुआ 1990 के बाद? 1990 के बाद जो ना फिर दोबारा जो एक्सकवेशन हुआ है, क्योंकि उसमें डिस्कशन ये चल रहा था, ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वहाँ इसकी इसमें अयोध्या का एसोसिएटेड, मंदिर का एसोसिएटेड कोई चीज़ मिला नहीं, ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस का कहना था। आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं, वहाँ से बहुत अवशेष मिला है, मंदिर से एसोसिएटेड चीज़ें मिली है, और वो भी मस्जिद के नीचे है। दिस वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो हिस्टोरियंस का बेसिस क्या था? उनको कोई बेसिस नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रोफेसर लाल साहब को कोट करते हुए कहा, लाल साहब ने वहाँ एक्सकेवेशन किया है, उनको मंदिर से कोई अवशेष नहीं मिला। लाल साहब को फिर जो ना, क्योंकि लाल साहब जो ना ज़्यादा प्रेस स्टेटमेंट वगैरह देते नहीं थे, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट देना पड़ा, नहीं हम लोगों को मिला है और जो ना बहुत सारे अवशेष मिला है करके ही गेव अ प्रेस स्टेटमेंट। उनको सपोर्ट करते हुए मैंने फिर इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया, मैं उसी में पार्टिसिपेट किया था। लाल साहब का कहना सही है, और वो दूसरे लोगों ने वहाँ देखा भी नहीं है, एक्सकेवेशन देखा भी नहीं है, और इस तरीके से उनको ओपिनियन कहना नहीं चाहिए था। और मैंने शो के थ्रू ये जाना है कि आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस बेस्ड होते हैं, यस, कभी कभी हिस्टोरियंस नैरेटिव बेस्ड होते हैं। यस, शो पर भी कुछ हिस्टोरियंस आए जो नैरेटिव बेस्ड हैं। बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। बिल्कुल। हमें आर्कियोलॉजिस्ट को जब तक आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक आप बोलेंगे नहीं। ये आपकी ट्रेनिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस के थ्रू बात करेंगे। एविडेंस की बात है। ओके। और इंटरप्रिटेशन, वो लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो भी कोई जरूरी नहीं उनके लिए जो ना इंटरप्रिटेशन के लिए उनको एविडेंस पास आए, वो कोई जरूरी नहीं है। तो ये चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, एक ग्रुप कहते हैं है, दूसरा ग्रुप कहते हैं नहीं है, तो व्हाई कांट वी डू ए सेकंड एक्सकवेशन। तो वो सेकंड एक्सकवेशन बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, तो वो सेकंड एक्सकवेशन हुआ। तो दैट वाज अंडर प्रोफेसर डॉक्टर B.R. मणि, एंड ही इज एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, एमिनेंट हिस्टोरियन, आजकल नेशनल म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल भी है, एंड वेरी 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 प्रिसाइसली एंड कंसाइसली एक्सकेवेट करते हैं। तब इसको रोकने के लिए, वो एक्सकेवेशन रोकने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश किया। इरफान हबीब एंड ग्रुप बहुत कोशिश किया, मुझे भी अप्रोच किया था उन लोगों ने किसी भी तरीके से रुकवाने के लिए। तो मैंने कहा था भी कोई रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज ए डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आपको क्यों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे वो? नहीं, कन्विंस करने के लिए नहीं, मुझे जो ना इसमें इंटरवेन करके इसको एक्सकेवेशन को, दोबारा एक्सकेवेशन को रोकने के लिए। उन लोगों को तो पता हो गया था कि एक्सकेवेशन, मैंने भी पहले उनके लोगों से, सैयद शहाबुद्दीन उस जमाने में जो ना इसका जो ना बहुत बड़ा स्पीकर था, मैंने उनसे कहा था सर दोबारा एक्सकेवेशन मत करवाइए, इसको आप जो है ना गिफ्ट कर दीजिए इस लैंड को। दोबारा अगर आप एक्सकेवेशन करवाएंगे फिर बहुत सारी चीजें और निकल आएगा। ये उन्होंने मुझे पटना में, उस टाइम में मैं पटना में पोस्टर था, मुझे बुलाया भी था उन्होंने, तो मैं जाके उनसे बात भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो इरफान हबीब के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। जब दोबारा एक्सकवेशन किया, हम लोगों को जो ना पहले 12 पिलर्स मिले थे, मोर देन 50 पिलर्स की जो ना बेसिस मिल गया नीचे से, मोर देन 50 पिलर्स, एंड दैट टू इन 17 रोस में, 17 रोस में पूरे की पूरा मिला। और उसके बाद जो ना फिर बहुत सारे जो ना टेराकोटा, दिस वन आई मीन आइडल्स मिले वहां से, एंड देन एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही, एंड दैट इज इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed person। वो 10-headed person कौन है? रावण। एंड हु हैड किल्ड बाली, हु इज दैट? राम, श्री राम। तो ये सब इंस्क्रिप्शन मिल गया। फिर वो प्रणाला मिल गया। प्रणाला क्या है? जो गर्भगृह होगा मंदिर में, उसमें जो अभिषेक जल निकालने के लिए,
and that will be always towards the northern side. तो वो मकर प्रणाला कहते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल हेड होगा उसका. क्रोकोडाइल का मतलब ये है कि वो दैट रिप्रेजेंट्स दिस वन रिवर गंगा. तो वो मकर प्रणाला मिला. अब ये बताइए कोई मस्जिद से आपको जो मकर प्रणाला मिल सकते? नहीं मिल सकते. सिंबल, बहुत सिंपल चीजें हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस मिल गया. इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट द Honorable Supreme Court had come to the decision that there was a huge temple before the mosque, and the Supreme Court has given a very good this one also judgment also. इतना अच्छा जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद नहीं कर रहा था. आपकी लाइफ कैसे बदली है? मेरी लाइफ से जो ना ये मैंने जब भी इस तरीके के जो ना मौका मिलता है, यू हैव टू बी वन थिंग, आपको सच रहना चाहिए एंड योर इंटेंशन शुड बी वेरी प्योर. हम लोग जो ना देश के लिए काम करते हैं एंड आवर इंटेंशन इज ओनली द कंट्री, नॉट दिस पार्टी और दैट पार्टी. ये नहीं हमारा. तो इसलिए जो ना हमारा जो ना हर एक मौका जब भी अपोजिशन आते थे, प्रॉब्लम्स आते थे, मैं हमेशा ये सोचा करता था ये तूफान आपको उठाने के लिए. तो फॉर मी इट हैड नो प्रॉब्लम. मुस्लिम कम्युनिटी में इस इशू को लेकर सेंटिमेंट क्या है अब? मुस्लिम पे काफी लोग ये सोचते हैं कि ये ना एक मसला हल हो गया एंड दे आर वेरी हैप्पी. मुस्लिम जो ना एक मसला हल हो गया, अब इसको दोबारा उठाना नहीं चाहिए. उठाने के लिए मार्क्सिस्ट ग्रुप ने काफी कोशिश किया था लेकिन वो फेल हो गया. तो इन लोगों का भी वही है कि ये दोबारा उठाना नहीं चाहिए. यही है व्हाट मुस्लिम कम्युनिटी थिंक्स. ओके, क्योंकि पता है बहुत सारे जो एक्सट्रीम राइट वाले हिंदूज हैं वो ये मानते हैं कि इस इशू को लेकर सारे मुस्लिम्स काफी ज्यादा नाराज है, बट दैट्स नॉट ट्रू. नो, इट्स नॉट ट्रू. इट इज नॉट ट्रू. क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मुसलमानों से फ्रीली आजकल जो फ्रीली जो बातचीत वगैरह होते हैं, वो लोग भी ये समझते जो कुछ हो गया तो सही हो गया. एंड उनको देख लिए, उनके 5 एकड़ का जमीन दिया है एंड वेरी बिग मॉस्क एंड वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इज नाउ कमिंग अप. It is not very far from this place. So that is a good opportunity for them. इसी को डेवलप करना चाहिए थे. जो भी वो जगह देखेंगे वो लोग इतना इम्प्रेस हो जाएंगे, वो लोग भी कहेंगे यही अच्छा है. वरना अगर जन वहाँ मिलता, एक पार्ट होता जो जन्मभूमि जन अगर मुसलमानों को मिलता, वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ सकता है. वही मैं जानता हूँ वहाँ का जो हालात क्या है करके.